SA 600। सो ऑडिटर एक्सपर्ट, यदि ऑडिटर एक एक्सपर्ट को हायर करता है, किस पर्पस के लिए? टू असिस्ट द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो SA 620 अप्लाई हो जाता है और काफी प्रोसीजर्स वही हैं जो आप 500 में पढ़कर आए हैं अभी। ये स्टैंडर्ड डील करेगा कब? जब एक ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज करता है। बट मान लीजिए यदि ऑडिटर की टीम का ही एक मेंबर इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है, टीम का ही कोई मेंबर, देन वो ऑडिटर एक्सपर्ट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। या ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को यूज करता है तो आप SA 500 अप्लाई करेंगे, SA 500 अप्लाई करेंगे। किन एरियाज में एक्सपर्ट के काम की मदद ली जा सकती है? वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, एंटीक, आर्ट, ज्वेलरी एटसेट्रा। एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉइज बेनिफिट प्लान्स। एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटीज। इनमें कौन मदद करेगा? इंजीनियर्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एनालिसिस ऑफ कंप्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंसेस, एडवोकेट। नाउ अब इसके अंदर आपको जो प्रोसीजर देखना है, सबसे पहले तो आपको चेक करना है क्या आपको एक्सपर्ट की जरूरत है। यदि एज ए ऑडिटर मुझे लगता है आई नीड एक्सपर्टीज ऑफ अ पर्सन इन एरिया अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो इसका मतलब है मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत है। और किस काम के लिए मैं एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहूंगा? मैं एक्सपर्ट को हायर कर सकता हूं कि मैं क्लाइंट के बिजनेस को नहीं समझ पा रहा, आप उस बिजनेस को समझकर मुझे समझाएं। टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, मींस RAP को परफॉर्म करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, उस अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, RAP का पार्ट हो गया। टू डिटरमाइन मेरे क्या रिस्पॉन्स होने चाहिए इस रिस्क की असेसमेंट के बेसिस पर, मुझे मदद करे वो पर्सन टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स जो मुझे डिजाइन करने हैं, मुझे परफॉर्म करने हैं एट ओवरऑल मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज वेल एज असर्शन लेवल, मींस मेरे TOC क्या होने चाहिए, मेरे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए, उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होने चाहिए, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। मुझे आइडिया नहीं है कंपनी के क्लाइंट के बिजनेस के बारे में, तो मैं एक्सपर्ट को हायर कर सकता हूं जो एक्सपर्ट मुझे इन चीजों में हेल्प करे और मुझे हेल्प करे इन इवैल्यूएटिंग कि जो मैंने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए हैं क्या वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। तो देखो ये बेसिकली है क्या, ये सारी बातें लिखी हुई क्या है? मेरी वर्किंग RAP की, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंसेस की। ये पूरा ऑडिट प्रोसेस ही तो लिख दिया आपने। तो मैं किसी भी काम पर एक्सपर्ट की मदद ले सकता हूं। ओके, यदि आप एक्सपर्ट की मदद लेते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया है? यदि मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया है तो डेफिनेटली मैं पहले तो SA 500 देखूंगा, और यदि मैं SA 500 नहीं अप्लाई करा पा रहा, मुझे मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट है, तो मैं 620 पर आऊंगा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर इंक्लूडेड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाइड रिस्क। मींस क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर किया और उसकी कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, ठीक है आप ऑडिटर एक्सपर्ट रख लो।
जिस मैटर पर आपको मदद चाहिए, क्या वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स मैटर है? जी हां। क्या वो सिग्निफिकेंट भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेफरेंस में? जी हां। ओके, एक्सपर्ट हायर कर लो। क्या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हायर साइड पर है? जी हां। क्या जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया, उस रिस्क के बेस पर जो प्रोसीजर आपको अप्लाई करने हैं, उस प्रोसीजर में आपको किसी की सपोर्ट चाहिए? यस। ओके, गो अहेड, आपको जरूरत है एक्सपर्ट की, हायर करिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ऑडिटर्स डिसीजन with respect to use of auditor expert when management has used a management expert। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे आपके डिसीजन को कि आपको एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट हायर कर, आपको एक ऑडिटर एक्सपर्ट हायर करना है। यदि मैं अभी आपको जो ऐसे 500 में पॉइंट पढ़ाए थे वो पॉइंट्स ही आपके साथ डिस्कस करूं, लाइक नंबर 1, जिस मैटर पर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर किया गया है वो मैटर एक हाईली कॉम्प्लेक्स मैटर है, उस मैटर की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी डाउटफुल है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर मैनेजमेंट अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है कंपनी का, मैनेजमेंट का एक एम्प्लॉय है। तो यदि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर आप रिलाई नहीं कर पा रहे, देन डेफिनेटली आप कहां जाएंगे? ऑडिटर एक्सपर्ट पर जाएंगे, ऑडिटर एक्सपर्ट पर जाएंगे। तो वही पॉइंट जो एसए 500 में अभी पढ़े ना, वही सेम पॉइंट अब आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। देखो, उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम का नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या कंपनी का एम्प्लॉय है या एक आउटसाइड पार्टी है, मैनेजमेंट क्या उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल या इंफ्लुएंस एक्सरसाइज कर रही है? सेम एसए 500 वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम इज सब्जेक्ट टू सम टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और अदर प्रोफेशनल और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, एनी कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। तो यही वो पॉइंट्स हैं जहां पर आपका प्रोसीजर्स अफेक्ट होता है। एसए 500 में हमने पढ़ा वो मैटर जो मेरे ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को इफेक्ट करते हैं यदि मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज किया। तो यदि मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज किया और उसकी कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी डाउटफुल है, मैनेजमेंट उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, वो मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर रिलाई नहीं कर पाऊंगा और मैं कहां पर मूव कर जाऊंगा? एसए 620 पर मैं अपना खुद का एक्सपर्ट हायर करूंगा। तो पहली बात तो यह हो गई कि आपको जरूरत है एक एक्सपर्ट की। आपने डिटरमाइन किया क्या आपको एक ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है? जी हां, मुझे एक ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है। वंस इट इज डिटरमाइन कि आपको एक ऑडिटर एक्सपर्ट की जरूरत है, तो आपका दूसरा काम क्या आ जाता है? एक ऐसे पर्सन को ढूंढिए जो आपके लिए एक्सपर्ट का रोल प्ले कर सके। तो मैंने एक पर्सन को ढूंढा, तो मुझे फिर उसकी कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा। जो चीज मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट से एक्सपेक्ट करता हूं, तो वही चीज मैं ऑडिटर एक्सपर्ट में भी तो होनी चाहिए ना, वही चीजें। तो बी पॉइंट जो है मेरा वही है, इवैल्यूएशन ऑफ कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। तो इसमें सेम वही पॉइंट है जैसे आपने एसए 500 में मैनेजमेंट एक्सपर्ट की कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट किया था। इन द सेम मैनर जिस पर्सन को आप एज ए ऑडिटर एक्सपर्ट एंगेज करना चाहते हैं, उस पर्सन की कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को अब आपको इवैल्यूएट करना होगा। देयर आफ्टर जैसे वहां पर आपने मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम की एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की थी, सेम वे में अब आप जिस पर्सन को एज ए ऑडिटर एक्सपर्ट रखना चाहते हैं, उस पर्सन के काम करने के तरीके की एक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। सी पॉइंट, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट।
तो ये हो गई मेरे 3 पॉइंट। पहले इसका पहला पॉइंट अलग आ गया एसए 500 से। एसए 500 में ये पॉइंट नहीं था कि क्या जरूरत है, क्यों, वो तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट था, मैनेजमेंट ने हायर किया था। ऑडिटर एक्सपर्ट किसको हायर करना है, ऑडिटर को हायर करना है। तो ऑडिटर को ये डिटरमाइन तो करना पड़ेगा ना कि क्या मुझे आवश्यकता भी है। वंस इट इज डिटरमाइन कि यस मुझे एक आवश्यकता है, किसकी, ऑडिटर एक्सपर्ट की, तो नंबर 2 पर चलो। जिस पर्सन को आप एक्सपर्ट रखना चाहते हैं उसके काम की, उसके कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की अंडरस्टैंडिंग ले लो। देयर आफ्टर उसके काम करने की अंडरस्टैंडिंग लो। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि हां ये पर्सन मेरे काम को कर सकता है, देन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम। और जो एग्रीमेंट आप करेंगे वो एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए, जिसके अंदर आप उसको बताएंगे कि आपको क्या काम करना है, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है आपके काम का, आपकी और मेरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप कम्युनिकेशन जो अपनी रिपोर्ट मुझे देंगे उसको किस फॉर्म में आप मुझे देंगे, किस समय तक आप मुझे अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएंगे, एंड यू नीड टू ऑब्जर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस असाइनमेंट। तो मैं इस एग्रीमेंट के अंदर इन बातों को कवर अप करके चलूंगा। एग्रीमेंट विद द ऑडिटर एक्सपर्ट राइटिंग में होना चाहिए, ये ऐसे 500 में नहीं था। क्यों, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट मैनेजमेंट ने किया था, ये एग्रीमेंट कौन कर रहा है, ऑडिटर कर रहा है। एग्रीमेंट विद द ऑडिटर एक्सपर्ट इन राइटिंग, जिसमें आप क्या क्या चीजें लिखेंगे, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क, role and responsibilities of auditor and auditor expert, nature, timing and extent of communication by the auditor expert, and need for auditor expert to observe confidentiality requirements। और ये एग्रीमेंट डिटेल्ड रिटर्न होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि आप एक्सपर्ट को क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की असेस दे रहे हैं, क्योंकि आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। आपका और एक्सपर्ट का ज्यूरिसडिक्शनल एरिया अलग अलग है, आप सीए हैं और वो एक्सपर्ट किसी दूसरे फील्ड को रिलेट करता है। जिस मैटर में आप उसकी मदद मांग रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, आपने हो सकता है प्रीवियसली उसके साथ काम ना किया हो, तो रिटर्न एग्रीमेंट करके चलिए। एंड जितना ज्यादा आप उसके काम को यूज कर रहे हैं उतना ही ज्यादा आपको इस एग्रीमेंट को डिटेल फॉर्म में बनाने की जरूरत है। देयर आफ्टर वंस एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया विद द एक्सपर्ट, अब एक्सपर्ट अपना काम करेगा और एक्सपर्ट अपना काम करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाकर देगा और आपको उसके काम को इवैल्यूएट करना है उन्हीं 3 चीजों पर जो ऐसे 500 में पढ़ी थी। उस एक्सपर्ट की फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, उस एक्सपर्ट ने किस डाटा पर काम किया, उस एक्सपर्ट ने क्या एजम्पशंस एंड मेथड्स यूज की, क्या फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रेलिवेंट है, रीजनेबल है, दूसरे एविडेंस के कंसिस्टेंट है, क्या जिस डाटा पर काम किया गया वो रेलिवेंट है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो एक्यूरेट है, जो एजम्पशंस एंड मेथड्स ऑडिटर एक्सपर्ट्स ने यूज की वेदर दे आर रेलिवेंट एंड रीजनेबल। तो वही सारी बातें फाइंडिंग एंड कंक्लूजन की, एजम्पशंस एंड मेथड्स की एंड सोर्स डाटा की, ये कीवर्ड्स है जो आपको सारे याद रखने हैं। रेलिवेंट, रीजनेबल एंड कंसिस्टेंसी, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस, रेलिवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। और इसकी को यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो इसके लिए आप एडिशनल कोरोबोरेटिव प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं। आप ऑडिटर एक्सपर्ट से इंक्वायर कर सकते हैं, आप ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्किंग पेपर को रिव्यू कर सकते हैं, आप एडिशनल कोरोबोरेटिव प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं, आप किसी दूसरे एक्सपर्ट से डिस्कशन कर सकते हैं, इवन आप मैनेजमेंट से भी डिस्कशन कर सकते हैं इन चीजों की। तो ये कुछ कोरोबोरेटिव प्रोसीजर्स आ गए, किस पर्पस के लिए, फॉर इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड, यदि आप सेटिस्फाइड हैं इट्स ओके, लेकिन आपको लगता है एक्सपर्ट का काम आपके पर्पस को सर्व नहीं कर रहा, ओके, एक्सपर्ट से बात करिए, उसको कहिए कि एडिशनल प्रोसीजर्स करने की जरूरत है, वो मान जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मानता है तो आप दूसरे एक्सपर्ट को हायर कर लीजिए। बट दूसरे मैनेजमेंट ने कोई लिमिटेशन लगाई, एक्सपर्ट की गलती नहीं है, तो उस केस में यदि आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है और आपकी नॉलेज इस फील्ड के अंदर नहीं है, देन यू कैन थिंक फॉर द मोडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, इसके बाद ये एक टॉपिक रीड करना चाहो कर लेना, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है।
मेन ये है, क्या ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को मुझे ऑडिटर रिपोर्ट में लिखना चाहिए? स्टैंडर्ड कहता है कि यदि आप ऑडिटर एक्सपर्ट की वर्किंग को यूज कर रहे हैं एक मॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए, मॉडिफाइड रिपोर्ट देने के लिए, तो आप ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को रेफर करिए। लेकिन यदि आप उसकी रिपोर्ट पर एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हैं, देन नो रेफरेंस रिक्वायर्ड। तब किसी भी तरह के रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। नोट, इन एनी केस ऑडिट रिपोर्ट टू क्लैरिफाई कि मैंने एक्सपर्ट के काम का रेफरेंस जरूर दिया है, लेकिन इससे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। अच्छा, इसके एग्जाम के क्वेश्चंस देखें कुछ। मैं ये एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, ये 3-4 बार आया हुआ है। अक्टूबर 18 के मॉक टेस्ट पेपर में, मार्च 19 के मॉक टेस्ट पेपर में एंड मई 19 की आरटीपी में। एक्स लिमिटेड की नेटवर्थ है 1300 करोड़ रुपीस, जिसके कारण उसके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल हो गए। कंपनी के कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एटसेट्रा, जिनको फेयर रिक्वायर्ड टू बी फेयर वैल्यूड। कंपनी ने फेयर वैल्यूएशन कराई थ्रू एन एक्सटर्नल थर्ड पार्टी। कंपनी ने एक्सपर्ट रखा हुआ है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है कंपनी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ऑडिटर एक्सपर्ट को यूज किया टू ऑडिट वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव। ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट दोनों नए हैं एक दूसरे के लिए। दे वर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम बट डेवलप्ड ए गुड बॉन्डिंग। ऑडिटर डिड नॉट एंटर इनटू एन फॉर्मल एग्रीमेंट। गलत किया, एक फॉर्मल एग्रीमेंट का एंटर होना जरूरी था। किस लिए? ताकि आप उस एग्रीमेंट के थ्रू एक्सपर्ट के नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर सकें। नंबर 2, आप अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सेपरेट कर सकें। नंबर 3, आप उसके कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कह सकें कि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी को ऑब्जर्व करना है, एंड उसके साथ कि किस फॉर्म में उसको कम्युनिकेट करना है, किस समय उसको मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, इन सब बातों के लिए एक रिटन एग्रीमेंट का होना जरूरी था। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक मई 19 न्यू सिलेबस में आया है। सीए डाबू अपॉइंट किया गया इस कंपनी के द्वारा। ऑडिट के दौरान उसको डिफिकल्टीज आई विच द मैनेजमेंट कुड नॉट एक्सप्लेन टू हिम प्रॉपरली। मैनेजमेंट भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए एक उसने इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की सर्विसेज को लिया। मिस्टर जे ने अपनी डिटेल्स सबमिट की दाबू को। क्या प्रोसीजर्स हैं सीए दाबू को फॉलो करने चाहिए टू इवेलुएट द एडिक्वेसी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय मिस्टर जे? क्या मिस्टर जे का काम एडिक्वेट है मेरे लिए या नहीं है? मुझे क्या प्रोसीजर अप्लाई करने चाहिए? ये रहा सारा का सारा चार्ट। ये चार्ट है, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को अपने आंसर्स में कवर अप करना है बस। और तो क्वेश्चन एग्जाम का तो बस हो गए। एक और क्वेश्चन है नवंबर 16 के एग्जाम का। मिस्टर मोहन केटन लिमिटेड कंपनी के ऑडिटर हैं, एक्सपर्ट यूज करना चाहते हैं। वो फैक्टर बताइए जो सुजेस्ट करते हैं नीड फॉर ए डिटेल एंड रिटन एग्रीमेंट। फैक्टर क्या है? अभी पढ़े हमने, ये 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स। तो देखो क्वेश्चंस जब इंस्टीट्यूट फ्रेम कर रहा है स्टैंडर्ड्स के, बेशक वो 7-8 लाइन का क्वेश्चन बना दें, लेकिन क्वेश्चन प्राइमरीली केस स्टडी की फॉर्म में नहीं है कि जहां पर मुझे कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। रादर वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट डिटेल्ड एंड रिटन है, कौन से फैक्टर इसको गाइड करते हैं। आपको ऑडिटर एक्सपर्ट के काम की वर्क की अप्रोप्रिएटनेस को इवैल्यूएट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप प्रोफेशनल एथिक्स कर रहे थे तो वहां पर एक्चुअल में केस स्टडीज थी, बट यहां पर यदि हम बात करें तो थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल। लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं कि वो थ्योरेटिकल ज्यादा बन रहे हैं, प्रैक्टिकल कम बन रहे हैं।